नमस्कार साथियों। आज हम लोग पॉलिटी के रिवीजन के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आज पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे। नए बच्चे जो हैं जुड़े हुए 2027-28 के टाइम के उनके लिए फायदेमंद नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, पर ये ज़्यादा फायदेमंद उन बच्चों के लिए जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है और 2026 का फिल्म्स है वो देने जा रहे हैं। आज हम लोग पहली जो क्लास है वो राज्य व्यवस्था की आधारभूत अवधारणा से शुरू करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो पूरी सीरीज है पॉलिटी को लेके इसको हम 15 से 20 दिन में खत्म करेंगे। पूरी पॉलिटी को रिवाइज करेंगे 15 से 20 दिन में। लगभग है जो 40 से 50 मिनट का एक वीडियो रहेगा और इसकी जो पीडीएफ है अगर आप चाहेंगे तो वैसे अवेलेबल है ऑनलाइन, और अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं भेज भी दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे। खैर हम बिना कोई देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए जरा, आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्य व्यवस्था की आधारभूत अवधारणा। राज्य व्यवस्था की जो आधारभूत अवधारणा है इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो टॉपिक रहेगा, हमारी विषय सूची देख लेते पहले। सबसे पहले हम इसके अंदर संविधानवाद को पढ़ेंगे। संविधानवाद क्या होता है, कुछ बेसिक इसको लेके जो कह सकते हैं शब्दावली है उसको समझेंगे। फिर संविधान की जो विशेषताएं, यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर लगातार क्वेश्चन पूछती रही है कि संविधान की विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी संविधान की विशेषताएं। संघवाद को लेके यूपीएससी के प्रीलिम्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फेडरलिज्म को लेके क्वेश्चन आते हैं, इसको समझेंगे। फिर राजनीतिक परिपाटी कैसी है, बहुमत और उसका उपयोग कैसे होता है, और राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ऐसे करके ये कुछ टॉपिक्स है, इनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में जो पहला हमारा टॉपिक है वो ये है कि संविधान और संविधानवाद क्या होते हैं। तो संविधान तो अपन जानते हैं कानून की बुक्स है, इसके अंदर हमारे देश का सर्वोच्च एक दस्तावेज की पुस्तक है जिसके अंदर कानूनों को संग्रहित किया गया, जो संविधान निर्माता सभाओं के द्वारा बनाया गया था। तो यही है कि संविधान ये किसी देश के मूलभूत कानूनों का एक विधि दस्तावेज होता है और ये सर्वोच्च जो कानूनी दर्जा प्राप्त होता है इसको। संविधानवाद क्या होता है, तो राज्य को मनमाने निर्णय से रोकने के लिए कोई भी ऐसा राज्य जो अपने मनमाने से कुछ भी कर ले, यदि डेमोक्रेसी वहां पर लागू है तो अपने इच्छा से, मन से यदि वो कुछ भी कर पा रहा है तो उसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए, उसको है जो निरंकुशता को खत्म करने के लिए अगर कुछ ऐसे दस्तावेज बना दी जाए और इस रूल्स को जो पालन करते हैं उसको बोलते हैं संविधानवादी देश। तो राज्य की जो सामान्य शक्तियों पर लगाए गए जो आवश्यक प्रतिबंध होते हैं उसको संविधानवाद कहते हैं। और प्रतिबंध कौन लगाता है? संविधान के नियम से लगाते हैं, संविधान लगाता है, न्यायपालिका लगाती है वहां की। फिर अगली होती है संवैधानिक नैतिकता, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। क्या है ये? इसका मतलब होता है कि भारत में जो शामिल मूल्य और सिद्धांत होते हैं उसका यदि अपन के देश की संस्थाएं जो है वो यदि उसका पालन करती है तो उसको बोलते हैं संवैधानिक नैतिकता। ये प्रीलिम्स के लिए हालांकि पूछ लेते कभी कभी, पर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर विधि के शासन की अवधारणा हमारे यहाँ पे है। विधि के शासन की अवधारणा क्या होती है? ये एक डायसी का रूल्स आप सबने पढ़ा होगा बेसिक में। इसमें होता है कि मनमाने शक्तियों के इस्तेमाल पर है जो रोक लगी जाती है। विधि के शासन का मतलब होता है कि वहां पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, वहां पर किसी इंस्टीट्यूट का शासन नहीं है। एक ऐसी देश की व्यवस्था, एक देश का ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर विधि, लॉ जो है वहां का शासन करता है। जैसे अपने मान लेते हैं कि मैंने कोई एक उल्टा कार्य किया, कोई गलत काम कर लिया, उसके लिए मुझे सजा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उसके लिए कोई न कोई विधि का प्रावधान ना हो। मतलब यहाँ पे मेरे साथ में क्या बिहेवियर किया जाएगा, इस प्रत्येक चीज के लिए क्या बनी हुई है? विधि बनी है, लॉ बना हुआ है। तो एक ऐसा देश, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसका प्रत्येक कार्य लॉ, विधि के द्वारा मेंटेन होता है, उसको बोलते हैं विधि का शासन। हमारे यहाँ पे विधि का शासन है और ये बात आर्टिकल 21 का, यानी आर्टिकल 21 के अंदर भी लिखी हुई है और ये बात कुछ मायनों में आर्टिकल 14 के अंदर भी मेंशन है। ठीक, तो मनमाने शक्तियों के रूप में इस्तेमाल करने से रोक लगाई जाती है और विधि के समक्ष क्या रहती है? समानता रहती है। विधि के समय, ये आर्टिकल 14 ही एक्चुअली, कि विधि के सामने सब लोग समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सब लोग समान है, सब इक्वल है। और यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तीन बातें हैं। पहली बात, मनमाने रूप से कोई भी शक्तियां बनाने पर प्रतिबंध होता है। दूसरा होता है कि विधि के समक्ष समता होती है, सभी समानता है, समान रहते हैं लोग। और तीसरी होती है व्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है, व्यक्ति फ्रीडम होता है। फ्रीडम तब तक है जब तक किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपन लोग बाधित ना कर दें। ठीक, तो ये कुछ अपने बेसिक टिकेटर्म्स ही, उसको हमने देखा। फिर अगला है कुछ इस पे संविधानवाद को लेकर कुछ सर्वोच्च न्यायालय कुछ निर्णय है, उनको देख लेते हैं। संविधानवाद को लेकर यही भले भी। इसमें पहला निर्णय क्या है? पहला निर्णय ये कि रामेश्वर प्रसादवाद, पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में ये है अपना विवाद? रामेश्वर प्रसादवाद। इसमें बोलता है कि संविधानवाद जो है तानाशाही की बजाय विधि के शासन पर आधारित है। संविधानवाद जो होता है वो तानाशाही को कम करता है, तानाशाही को खत्म करता है, तानाशाह शासन व्यवस्था को रोकता है। कौन? लॉ का अनुसार जो भी शासन व्यवस्था चलती है वो तानाशाह को खत्म करती है। और इसके तहत जो व्यक्तिनिष्ठ
स्पष्टीकरण का कोई स्थान नहीं होता है। इनकी व्यक्ति में निहित नहीं होती, सत्ता की जो पावर है व्यक्ति में निहित नहीं होती है। पहले राजा महाराजा के समय में देखते हैं तो वहां की जो पावर है पूरी किस में निहित होती थी, ये व्यक्ति में निहित होती थी। तो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर होता है वहां पे व्यक्ति के अंदर शक्तियां नहीं होती, तो किसमें होती है, वहां की विधि और विधि के अनुसार दी गई जो संस्थाएं होती है, संस्था और लोकतंत्र में शक्ति होती है, लोकतंत्र के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। और इसके बजाय वहां पे स्वयं संविधान जो होता है वो लिखित और वस्तुनिष्ठ होता है और उसके द्वारा ही ये जो सारे निर्णय लिए जाते हैं। और ये बात कौन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है रामेश्वर प्रसाद वाद के अंदर। फिर दूसरा वाद है जिसको बोलते हैं कोहेलोवाद, IR कोहेलोवाद, जिसके अंदर भी बताया गया कि संविधानवाद एक कानूनी सिद्धांत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये विवाद जो है, डिस्प्यूट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये जो संविधानवाद जो है क्या अपने आप एक कानूनी सिद्धांत है और इसके तहत सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है। किसके द्वारा, संविधानवाद के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा, कि सरकार ने कौन से निर्णय लिए, संविधान कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर रही है, इसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। किसके द्वारा, संविधानवाद के द्वारा। ये कौन बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है। कौन से विवाद के अंदर संविधान बोल रहा है, तो कोहेलोवाद जो है, IR कोहेलो, उसमें बोल रहा है। और ये क्यों ऐसा बोल रहा है, ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन को रोका जा सके। तो ये संविधानवाद है और संविधानवाद UPSC का मेंस में एक बार मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीलिम्स से भी शायद संभवतः एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर कोई भी दुनिया भर के अगर हम देखें, सरकारें देखें, तो दो तरह की सरकारें बनी जा सकती है। पहला, एक ऐसी सरकार है जहां पे है जो संविधानवाद को जो अहम दिया जाता है, संविधानवाद जो है उसको अपन लोग मानते हैं। तो जहां पे हम संविधानवाद को मानते हैं वहां पे संवैधानिक सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है, संवैधानिक सरकार होती है। और एक ऐसी देश की सरकार जो संविधान को मानती नहीं है, संविधान के नियमों का पालन ही नहीं करती है, या फिर वहां पे संविधान है ही नहीं, व्यक्ति का शासन है, निरंकुश है, तो उसको बोलते हैं अपन लोग गैर संवैधानिक सरकार। ठीक है, प्लीज यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इधर एक मेरा जो ये चलने वाला वीडियो आपको साइड में दिख रहा है, ये वाला वीडियो इसको थोड़ा सा ढक सकता है, तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो इसमें संविधानवाद सरकार के 3 रूल कौन कौन से हैं। एक तो सरकार का चयन लोगों द्वारा चुना जाता है। अपन बोल रहे हैं कि वहां पे भाई संवैधानिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है, इसका मतलब उस गवर्नमेंट को चुना किसने होगा, तो संविधान में बताई गई चुनाव प्रणाली है उसके तहत वहां की डेमोक्रेसी के लोगों ने चुना होगा, पहली बात। दूसरा, वहां पे है जो राज्य के प्रमुख के पास में क्या होती है, सीमित शक्तियां होती है, जो कि वहां का हेड बना, जो वहां का प्रधानमंत्री है, चाहे वहां का राष्ट्रपति हो, जो भी वहां के राज्य का प्रमुख होता है, उसके पास में सीमित शक्तियां होती है, असीमित शक्तियां नहीं होती है। और जितनी भी शक्तियां उसको मिली हुई है वो कहां पे मेंशन होती है, वो संविधान के अंदर मेंशन होती है, लिखित रूप में। ठीक है, राज्य के पास, प्रमुख के पास में सीमित शक्तियां होती है और शासक के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो निर्धारित होती है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा, जहां कहीं भी संवैधानिक सरकार होती है, संवैधानिक सरकार के अंदर 3 बेसिक बातें होती है। पहला, वहां के अंदर जो कोई भी कानून होंगे वो सारे क्या होंगे, लिखे होंगे, और कानून में लिखे हुए उनके अनुसार ही वहां की सरकार का चयन होगा, सरकार चुनी जाएगी। किसके द्वारा, चुनाव के द्वारा। तो पहली बात ये होगी। दूसरा, जो भी वहां का शासक बनता है उसको नियंत्रित रूप से शक्तियां मिलती है, असीमित शक्तियां नहीं मिलती है, सीमित शक्तियां मिलती है उनको, और जो भी शक्तियां उनको मिलती होती है वो सारी संविधान के अंदर पहले से लिखी होती है। फिर तीसरा इसमें होता है कि जो भी वहां का शासक बन रहा है उस शासक का फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स उसका कार्यकाल होता है, असीमित कार्यकाल नहीं होता है। जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल फिक्स है 5 साल का। ठीक है, पर आपने ऐसे बहुत सारे, अपन थोड़ा सा पीछे चले तो यहाँ पे जब यहाँ पे राजा महाराजा का शासनकाल था, तब अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो राजा काम करे उनकी असीमित उनका कार्यकाल है। किसी का 20 साल चल रहा है, किसी का 40 साल चल रहा है, यानी कि वो तब तक वहां से नहीं हट रहा है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए या फिर उसको जो कोई दूसरा आके ताकतवर शासक उसको हरा नहीं देता है, तब तक उसका शासनकाल खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब वहां पे शासन की स्वेच्छा नहीं है और वो उसको चुना भी नहीं गया है, वो तो स्वयं ही अपनी ताकत से बैठ गया है। तो वो जो सरकारें होती थी उनको बोलते थे गैर संवैधानिक सरकार। अभी हमारे देश में या पर विश्व में जो तमाम देश हैं उनके अंदर कौन सी सरकार चलती है, संवैधानिक की सरकार चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे अपन कह सकते हैं यूएसए के अंदर एग्जांपल कह सकते हैं, यूएसए जो है, फिर इंडिया है, और यूके अपना यूनाइटेड किंगडम्स है, पाकिस्तान है, और जितने भी देश जहाँ पे संविधानवाद को मानते हैं वो संवैधानिक सरकार है। गैर संवैधानिक सरकार के रूप में क्या होगा, वहां पे चुनाव नहीं होते, वहां पे चुनाव होगा ही नहीं, वहां के दो देश का शासक होता है, उसके पास में अनिर्दिष्ट शक्तियां मिलती हैं, शासन की अवधि की कोई सीमा ही नहीं होती है, वहां पे शासन असीमित तक चलता है, वहां पे शासन की कोई सीमित नहीं, जब तक वो हार नहीं जाता या उसको कोई हटा नहीं देता तब तक। जैसे आजकल भी कुछ देश हैं, जैसे ब्रुनेई के अंदर आज भी वही चल रहा है, कतर के अंदर आज भी वही चल रहा है, स्वाजीलैंड के अंदर आज भी वही चल रहा है। तो कुछ देश आज भी विश्व में बचे हुए हैं जहां पर आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे है जो गैर संवैधानिक सरकारें बनी हुई है। तो ये अपना पहला एक पेज था जो अपने खत्म कर लिया मेरे ख्याल से। इसमें से हालांकि यूपीएससी को प्रीलिम्स को लेके बहुत ज्यादा जो आने की संभावना नहीं, चूंकि हम शुरू कर रहे हैं तो शुरू में कुछ शब्दावलियों को समझना आवश्यक है।
मैं जहां बोलूंगा यहाँ पे फोकस करना है, वहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आपको नोट कर लीजिए, उस चीज को मेंशन कर लीजिए। आप लक्ष्मीकांत में भी उस चीजों को, ये लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हुए। फिर किसी भी दुनिया के जो संविधान होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला, एक संविधान लिखित संविधान हो सकता है, और दूसरा हो सकता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसका मतलब ये कि उनके जो कानून है उनको कहीं पे कंपाइल नहीं किया गया है, उसको कोड नहीं बनाया हुआ है, संहिताबद्ध नहीं किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलिखित संविधान। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर संविधान है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान वहां पे है ही नहीं, ऐसे ही चलता है, नहीं नहीं, ब्रिटेन के अंदर तो विधि का ही शासन है। डायसी जो भी पढ़ा था, डायसी वही क्या है, उन्होंने ही दिया ये रूल। पर वहां पे जो रूल्स है, उन रूल्स को एक ही जगह कोई एक फिक्स बुक में नहीं लिखा हुआ है। जैसे अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, संविधान लिखा हुआ है कि आर्टिकल जो भी मेंशन के पार्ट्स है उसके, उसमें कुछ शेड्यूल्स है, वहां पे कुछ संविधान बंद नहीं किया गया, संहिता नहीं बनी, कोडिंग नहीं किया हुआ है। तो कैसे वहां पे मान लो कोई तमाम चीज को लेकर कोई कानून लेके आना पड़ रहा है, तो वो जो कानून आया उस कानून को अलग से सजा के रख दिया, फिर दूसरा कोई कानून आया उसको लग दिया, मतलब एक ऐसा कंपाइल नहीं किया गया, और कंपाइल नहीं किया गया इसीलिए हम बोलते हैं कि अलिखित संविधान है। ठीक है, वहां पे कभी संविधान लिखने की संविधान सभा नहीं बैठी थी, वो एक प्रोसेस है, एक परंपरा है, परंपरा से बनते गए उनका एक बस हो गया ढेर। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब ये है कि वहां पे है जो कानूनी दस्तावेज होता है, वहां पे क्या होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, और जिससे है जो विधिवत संहिताबद्ध किया जाता है, किसके अंदर, जहां पे लिखित संविधान होता है वहां पे विधिवत एक तरीके से एक फॉर्मेट से क्या करते हैं अपन लोग, कोडिंग करते हैं, संहिताबद्ध करते हैं, लिखा जाता है, बुक होती है। और कुछ उसमें है जो स्पष्ट और निश्चित और सुव्यवस्थित तरीके से सारे कानून लिखे होते हैं, सारे कानूनों की भाषा स्पष्ट होती है, निश्चित कानून होते हैं और व्यवस्थित तरीके से लिखे जाते हैं संविधान की बुक के अंदर। फिर वहां पर पूरी तरह से जागरूक रहते हुए सुविचारित प्रयासों का परिणाम होता है। मतलब जो भी वो लिखने बैठी थी संस्था, अगर हम भारत के देश की बात कर ले तो हमारी जो संविधान सभा बैठी कानून लिखने के लिए, कानून की पूरी, अपन जानते हैं कि संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतने टाइम तक हम लोग बैठे एक जगह, हम लोग का मतलब हम, हमारी जो संविधान निर्माता वो बैठे, उन लोगों ने सोच समझ के अपने देश की जरूरतों को समझते हुए पूरा एकदम हिरार्की, रीजनिंग, रैशनैलिटी के साथ में उस संविधान को संहिताबद्ध किया, उसको लिखा, उस कानूनों को समझा है, फिर उसकी नोटिंग की है, तो उसको बोलते हैं लिखित संविधान। जैसे अपने यूएसए जो है, यूएसए दुनिया का पहला देश है जिसके अंदर लिखित संविधान है, फिर फ्रांस है, फिर इंडिया है, इंडिया का अपन का लिखित संविधान ही है। फिर अलिखित संविधान क्या होता है, उसके अंदर दस्तावेज तो मौजूद होते हैं, मैंने पहले ही बोला कहीं पे अलिखित संविधान, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे है जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स है, उनको लिखा गया, पर वो कहीं पर भी संहिताबद्ध नहीं है। प्लीज फोकस कीजिए, संहिताबद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब संहिताबद्ध नहीं है, मतलब जैसे कानून बनते गए उनको रखते गए, इसका मतलब वो अव्यवस्थित है। हमारे यहाँ व्यवस्थित है, जैसे अपन में बोले फंडामेंटल राइट्स, और जैसे ही मैंने फंडामेंटल राइट बोल रहा तो आपके दिमाग तुरंत अच्छा पार्ट 3 की बात कर रहे हो, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल है जो कितने तक बात कर रहे हो, 35 तक की बात कर रहे हो, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया ना कि ये वाली हायरार्की, तुरंत आपके दिमाग में, जैसे ही मैंने बोला कि राष्ट्रपति, तो तुरंत आपके दिमाग में अच्छा आर्टिकल 52 की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो सारी व्यवस्थित चीजें, पर अलिखित संविधान के अंदर चीजें क्या होती है, व्यवस्थित नहीं होती है। फिर वहां पे अनिश्चित होते हैं कि जैसे ही पहले वाला कानून था उसको हटा दिया, उसके लिए दूसरा डाल दिया, है ना, तो अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं, विधि अस्पष्ट होती है। और इसमें है जो मैंने पहले ही आपको बताया कि परंपरा, जैसे जैसे इतिहास के साथ में, समय के साथ में कुछ कानून जुड़ते गए, कानून आते गए, नए कानून बनते गए, पहले वालों को हटा देंगे अपने आप ही, तो एक प्रोसेस हो गया। तो ऐतिहासिक रूप से कर्मिक एक विकास होता है, विकास का परिणाम होता है। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया कौन सा है, यूके और यूनाइटेड किंगडम से है, वहां पे है जो क्या है, अलिखित संविधान है। तो इस बात को हम समझ गए। फिर अपन सरकारों के प्रकार समझते हैं। सरकारों के प्रकार जो है, 2 तरह की सरकारें हो सकती है। पहला सरकार वो होती है जिसको अपन बोलते हैं राष्ट्रपति शासन वाली, जिसको अपन बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो अमेरिका में है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अपन कि संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है वहां पर जो है मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं, और वहां पे जो राष्ट्रपति हो भी सकते हैं, और कहीं पर राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, कहीं पर हैं जो चुने नहीं भी जाते हैं। जैसे अपने भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो चुने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। और कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पे है तो संसदीय व्यवस्था, वहां का मुख्य जो प्रधानमंत्री है, पर वहां के जो राष्ट्रपति है उसको चुना नहीं जाता है। जैसे जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर आप जानते हैं वहां पे जो आज भी क्वीन की परंपरा चल रही है, राजा महाराजा की, राष्ट्रपति के पद के रूप में, ठीक है। अब इनमें मेजर फर्क क्या है, मेन इन पे अंतर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स से प्रश्न आते रहे पहले। तो इन दोनों में यदि अपन डिफरेंस की बात करें तो पहला और मुख्य डिफरेंस एक ही है कि वहां की जो कार्यपालिका है, प्लीज
फोकस देखिए, सुनिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वो होती है जिसके अंदर कार्यपालिका और विधायिका का संबंध जो है एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है। तो एक ऐसा देश जिसकी विधायिका यानी संसद और जिसकी जो कार्यपालिका है पूर्णतः एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है, उसको बोलते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और एक ऐसा देश जिसकी जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका यदि वहां की जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका यदि विधायिका के प्रति, किसके प्रति, विधायिका के प्रति यदि उत्तरदायी है, अकाउंटेबल है, क्या बोल रहा हूं मैं, अपनी नीतियों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति यदि वो अकाउंटेबल है तो उसको बोलते हैं अपन लोग, ये कौन सी शासन प्रणाली है, वो हो जाएगी संसदीय शासन प्रणाली। यदि आपको एक ही अंतर पूछे तो ये वाला अंतर है। अब आप कहेंगे कि भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है, इसका क्या प्रमाण है, तो इसका प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति नहीं है। प्लीज फोकस कीजिए, यहां से यूपीएससी ने लगभग 4-5 बार क्वेश्चन पूछे। अगर खाली ये पूछे कि संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो मंत्रिपरिषद होती है यानी जो कार्यपालिका होती है क्या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो हाँ ठीक है, सही है। पर यदि पूछे कि भारतीय संसदीय पद्धति के अनुसार भारतीय शासन प्रणाली का भारत, यदि भारत वर्ड अंडरलाइन कर दे, भारत शब्द यूज कर ले और फिर बोलेंगे मंत्रिपरिषद यानी जो कार्यपालिका है वो क्या संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो उत्तर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि भारत की जो संसदीय प्रणाली है इसके अंदर कार्यपालिका लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है। इसको मेंशन कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो खैर अभी हम जो बात कर रहे हैं ये मेजर जो डिफरेंस समझ रहे हैं ये जनरल सेंस में समझ रहे हैं, इंडिया को प्रोफेशन नहीं समझ रहे हैं। जब इंडिया को बीच में नहीं लेकर आ रहे तो संसद वर्ड यूज करेंगे। तो दो तरीके, एक तो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इसके अंदर वो अपनी नीतियों और अधिनियमों और कानूनों के लिए विधायिका के प्रति क्या उत्तरदायी नहीं होता है। प्लीज फोकस कीजिए, कौन सी वाली में, अध्यक्ष शासन प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, उसके अंदर वो अपनी नीतियों के प्रति, कानूनों के प्रति जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और साथ ही वो कार्यकाल के संबंध में विधायिका से संवैधानिक रूप से संतुलित होता है। दूसरी बात और कि जो अध्यक्ष शासन प्रणाली व्यवस्था होती है उसके अंदर जो वहां का मुखिया है, वहां की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो विधायिका से स्वतंत्र होता है। विधायिका उसको न तो उसे कार्यकाल को घटा सकती है, न बढ़ा सकती है, कुछ नहीं कर सकती। विधायिका पूर्णतः डिफरेंस है और वहां की जो कार्यपालिका पूर्णतः डिफरेंट है। समझ आ रही बात, ठीक है। अब यदि अपन संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो वहां की जो कार्यपालिका होती है अपने नीतियों के लिए और अपने एक्टों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। और एक बात कब हो रही, जब खाली अपन सिंपल नॉर्मल संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तब। यदि यह अभी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली होती तो हम ये कहते हैं कि वो अपनी नीतियों और अधिनियमों के प्रति लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ओके। और इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल डिपेंड्स होता है किसके ऊपर, यदि कार्यपालिका लोकसभा के संदर्भ में, यदि कार्यपालिका जो है लोकसभा के अंदर अपने विश्वास को बनाए हुए हैं, अपना विश्वास सिद्ध किए बैठी है, तब तक तो उसका कार्यकाल ठीक चल रहा है। और यदि उसका एक बार है जो विश्वास खत्म हो गया तो फिर उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे, ओके। अब दोनों के अपन लोग विशेषता समझ लेते हैं। इधर जो ये विशेषता लिख रहा है, ये वाली विशेषता कौन सी है, ये वाली विशेषता है अपने आप में अध्यक्ष शासन प्रणाली की। और इधर जो ये विशेषताएं लिखी हुई है आपके लेफ्ट साइड में, ये वाली है संसदीय प्रणाली की। तो अपन एक एक कर समझते हैं। पहले संसदीय प्रणाली के समझ लेते हैं कौन कौन से। तो संसदीय प्रणाली सबसे पहले कहां पर, इंडिया में है, यूके में है, पाकिस्तान में भी यही है। फिर यहाँ पर जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका मतलब होता है एक तो होती है नाम मात्र कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में नाम मात्र के रूप में राष्ट्रपति है कि राज्य का प्रमुख कौन है, तो राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है। पर यही भी पूछे कि शासन या सरकार का प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है। बात समझ आ रही है, शासन का प्रमुख कौन होता है, शासन का प्रमुख होता है अपने प्रधानमंत्री। और वहां पे है जो राज्य का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। तो ये दोनों हो गए ना कि एक वास्तविक कार्यपालिका अलग है और जबकि वहां पे है जो एक नाम मात्र कार्यपालिका अलग है। तो ये ऐसा होता है। फिर अगली बात है सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। ये हमने पहले ही बात बोल दी है कि हमारे, अच्छा ये बात में इसको समझा दीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या मतलब है। जहां कहीं भी संसदीय शासन व्यवस्था होती है, प्लीज
आप फोकस होकर सुनिए, मेरे सामने देखिए, जहां कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर जो कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका जब भी अपन कहते हैं उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है मंत्रिपरिषद। जब कभी भी अपन बोल रहे हैं कार्यपालिका, इसका एक ही मतलब है और उसका मतलब है मंत्री परिषद। क्या मतलब है उसका? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद जो होती है वो अपने कार्यों के प्रति, अपने नीतियों के प्रति सामूहिक रूप से टीम के रूप में, अकेले नहीं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। प्लीज ध्यान से सुनिए, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है? भारत में लोकसभा के प्रति। यदि भारत वर्ड यूज ना करे, सिंपल पूछे तो वो अपने कार्यों और नीतियों के प्रति जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है किसके प्रति? संसद के प्रति। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। चेंज ये कि खाली अकेला अपने आप में मंत्री जो है, केवल सिंगल मंत्री, खाली जो मंत्री है, अकेला मंत्री किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होता है, तो अपन बात करेंगे। एक बार मुझे पेन चेंज करने दीजिए प्लीज, 1 मिनट लूंगा आपका, ताकि अपन लिखने में थोड़ा सा अपन इजी रहे। ओके, तो अगर हम खाली ये बात करें कि जो मंत्री अकेला है व्यक्तिगत रूप से, खाली जो मंत्री जो है ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है? व्यक्तिगत रूप से, तो अपन कहेंगे जो मंत्री है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछती है, जहां प्रश्न पूछेगी वहां मैं टाइम लूंगा। अगर आपको जल्दबाजी तो निकल जाएगी, जहां प्रश्न पूछने की संभावना है वहां अपन टाइम लेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो इन जनरल पूछे संसदीय शासन प्रणाली में, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप के किसके प्रति? संसद के प्रति। ठीक, दो बातें। तीसरा, यदि पूछे कि मंत्री, खाली एक अकेला मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। एग्जाम ऐसा दे सकता है कि मंत्री हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति हैं जो उत्तरदायी होते हैं, नहीं होते हैं प्रधानमंत्री। फिर ऐसा दे सकता है कि मंत्री जो है प्रधानमंत्री के प्रसाद परित अपने पद पर बना रहता है, नहीं, मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो मंत्री अपने पद पर रहेगा। यदि राष्ट्रपति ने उसको हटा दिया तो उसको हटना पड़ेगा, तो फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। ओके, फिर तीसरा क्या, ये आप समझ गए। और भारत के अंदर ये व्यवस्था कहां पे गई है? भारत के अंदर आप देखेंगे तो आप आर्टिकल जो 74 और जो आर्टिकल 75 है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लियरली। अच्छा, आपसे कभी पूछ सकते हैं ये बात कि भारत में है जो संसदीय शासन प्रणाली, इसका कहां पे प्रूफ है, कौन सा आर्टिकल सिद्ध करता है? तो आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। बात समझ आ गई? ओके, अब देखिए अगला है कि जहां कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली होती है वहां पर शक्तियों का समेकन होता है, वहां पे स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है, वहां पे शक्तियां आपस में मर्ज होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का मतलब वही जो सत्ता में है व्यक्ति, क्योंकि वही तो सरकार बनी हुई है, और जो सरकार बना के बैठे हैं वही तो कोई न कोई अपने विधि लेके आते हैं, लॉ लेके आते हैं। भाई मुझे ये वाला जो कानून का प्रस्ताव है उसको पास करवाना, ये अधिनियम पास करवाना, ये संविधान संशोधन करना है, वो सरकार लेके आती है, और सरकार की मेजोरिटी होती है संसद के अंदर। तो अपने आप में कह सकते हैं यहाँ पे, वैसे तो इंस्टीट्यूट अगर बोले कानून बनाने के लिए कौन है, तो संसद है, विधायिका है, पर अगर थोड़ा सा अपन वास्तव में जाके देखे तो कौन है? कार्यपालिका है। भाई कार्यपालिका ने ही अमेंडमेंट तैयार किया, कार्यपालिका ही लेके आई, कार्यपालिका ने ही पारित करवा दिया, क्योंकि कार्यपालिका जो सरकार का सत्ता का दल में जिसकी मेजोरिटी है वही तो पास करवाएगी, और कौन करवाएगा? तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपने कानून मतलब बनाने को संबंध लेके विधायिका और कार्यपालिका जो है उसके अंदर स्पष्ट रूप से पृथक्करण नहीं है शक्तियों का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगली यहाँ पे राजनीतिक रूप से क्या होती है? एक रूपता होती है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है? एक रूपता। कैसे? कि जो संसद के अंदर कार्यपालिका बन गई, तैयार होगी सरकार, अब सरकार के अंदर सारे कौन से दल के हैं? आप देखो अभी वर्तमान में सोचो एक बार, अभी जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के अंदर अधिकांश मंत्री कौन है? अधिकांश क्या, लगभग 99% सारे या तो इनके गठबंधन के, या क्या सारे के सारे इनके गठबंधन के। मोदी जी ने एक भी मंत्री कांग्रेस का बनाया? नहीं बनाया, बनाएंगे भी नहीं। क्यों बनाएंगे वो? क्योंकि राजनीतिक रूप से इसमें एक रूपता होती है, जो दल जीतता है उसी दल के सदस्य मंत्री बनके। फिर समय समय पर निचले सदन का क्या होता रहता है? विघटन होता रहता है। निचले सदन का मतलब है लोकसभा। आप जानते हैं हर 5 साल में इसका विघटन होता है और फिर नई सरकार चुन के आती है। 5 साल से पहले भी लोकसभा का है जो विघटन किया जा सकता है, यदि प्रधानमंत्री कौन?
यदि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से कहे कि लोकसभा का जो है समय से पहले चुनाव करवाना है, तो राष्ट्रपति है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा का समय से पहले भी विघटन कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरी शासन प्रणाली है वो है राष्ट्रपति यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये मुख्य रूप से कहां पे? ये मुख्य रूप से अमेरिका में है। और यहाँ पे क्या होता है? एकल कार्यपालिका होती है। वहां का जो राज्य का जो प्रमुख होता है वही सरकार का प्रमुख होता है। अमेरिका का प्रमुख कौन? अमेरिका राज्य का प्रमुख कौन है? तो अपन कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वहां का राष्ट्रपति। और वहां की सरकार का प्रमुख कौन है? तो भी डोनाल्ड ट्रंप, वही राष्ट्रपति है। तो वहां पे राष्ट्रपति के पास में सारी शक्तियां हैं। वहां की संसद को लेना देना नहीं, वहां पे कार्यपालिका का और विधायिका का। वहां की विधायिका, अमेरिका की बात करें तो विधायिका को वहां पे कांग्रेस बोलते हैं। तो वहां की जो कांग्रेस और वहां की जो राष्ट्रपति का कार्यपालिका का जो पद है उसके आपस में पूर्ण पृथक्करण है। कोई आपस में न तो वहां की कार्यपालिका विधायिका में चुन के आती, न कोई बात। जबकि हमारे भारत में जो कार्यपालिका है वो सारे के सारे जो मंत्रिपरिषद है पूरी की पूरी संसद के सदस्य है। और यदि सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्य बनना पड़ता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है। और अपने कार्य के प्रति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अमेरिका में जो मंत्री बनते हैं वो मंत्री अपने कार्य के प्रति कांग्रेस के प्रति यानी कि वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और वहां पे शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होता है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब यहाँ पे है कि वहां की जो कार्यपालिका है उसके पास अपनी अलग शक्तियां हैं, और वहां की जो कांग्रेस है, कांग्रेस वाले अपनी अलग शक्तियां हैं। उनके बीच में पूर्ण पृथक्करण है। और वहां पे राजनीतिक रूप से उनमें सब में एक जो मोनार्की हो, इसके कोई अपने आप में कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि वहां पे ऐसा जरूर थोड़ी है कि इस दल के सारे मंत्री बनेंगे। वहां पे मंत्री पूर्ण रूप से आजाद होता है। अमेरिका के अंदर मंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास में संपूर्ण शक्तियां होती है। वो अपने जिस व्यक्ति को चाहे बना दो। देश के अंदर कोई एक उसको व्यक्ति लगा, जैसे मान लेता हूं मैं अमेरिका में गया, अमेरिका का मैं नागरिक हूं, और उसको लगा डोनाल्ड ट्रंप को कि मुझे इस व्यक्ति को है जो बनाना चाहिए राष्ट्रपति, तो वो मेरे को राष्ट्रपति नहीं, मंत्री बनाना चाहिए, तो मुझे बना देगा। न तो मेरा ये जरूरी है कि मैं चुनाव लड़ूं, न कुछ और बात। अगर मैं अच्छा लगा उसको तो मुझे वो बना देगा। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यदि आपको बनना है तो फिर आपको पहले चुनाव जीतना पड़ेगा, आपको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। और यदि आप संसद के सदस्य नहीं है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स संसद का सदस्य बनना पड़ना अनिवार्य है, तभी मंत्री बन पा सकते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। फिर वहां पे है जो निचले सदन का जो है निश्चित कार्यकाल होता है। वहां पे कांग्रेस के अंदर 2 सदन होते हैं, पहला जिसको बोलते हैं सीनेट और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पे दोनों का है जो कार्यकाल होता है फिक्स। ठीक बात होगी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे के सारे आप अच्छे से ध्यान कर लेना, समझ लेना और इसको लगता है यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। इनको हालांकि मैंने समझा दिया है, लिखा हुआ कम है, मैंने समझा ज्यादा आपको, क्योंकि सिनॉप्सिस है, नोट्स है। और मैंने पहले ही बोला ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए 2026 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं और उनका बस रिवीजन करना है, उनके लिए क्लास। ठीक है। अगला है भारत में संविधानवाद को भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। संविधान सभा द्वारा संविधान में 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये प्लीज ध्यान रखना, हमारे देश में जो संविधान को अपनाया गया है, अपनाना, एडॉप्ट करना, दो अलग चीजें। एक तो होता है एडॉप्ट करना और एक होता है इंप्लीमेंट करना। तो हमारा जो संविधान एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और यह बोले कि हमारे यहाँ का संविधान लागू कब किया गया, इंप्लीमेंट कब किया गया, तो वो 26 जनवरी 1950। दो चीजें अलग है। अगर बोले आपको कि एडॉप्ट कब किया गया, एडॉप्ट पूछे तो क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949। यदि पूछे हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट कब से हुआ, इफेक्ट में कब आया, तो बोलेंगे 26 जनवरी 1950। संविधान द्वारा सरकारी संस्थाओं की मौलिक संहिता, संरचना, प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था प्रदान की गई है। बिल्कुल हमने पूरी संविधान के अंदर ही सारी चीजें दे दी है। कौन सी इंस्टीट्यूट हो गई, उनकी क्या शक्तियां रहेगी, उसका क्या रहेगा, उसका कार्यकाल कितना रहेगा, उसको चुनने का प्रोसेस क्या रहेगा, उसको कौन हटा सकता है, उसका विवाद कहां जा सकता है। हमने सब कुछ ये चीजें जो है सारी के सारी जो ये चीजें हमने मेंशन कर रखी है। कहां पे? ये मेंशन करी संविधान के अंदर। बात समझ आ रही है? ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके तहत नागरिकों के मूल अधिकार, डीपीएसपी और कर्तव्य को भी शामिल किया गया, तो अपन जानते ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या, हमारे संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, ये जो मैंने यहाँ पे आपके सिनॉप्सिस बने हुए, ये सिनॉप्सिस आप प्रीलिम्स में भी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिनॉप्सिस है
ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। यदि मेंस में आपसे पूछे भारतीय संविधान की विशेषता कहीं डालनी तो ऐसे सिनोप्सिस बना के आप डाल दीजिए, आपका उत्तर बहुत इफेक्टिव जाएगा। ठीक है, तो पहली विशेषता ये कि हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा, दुनिया का। हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25 भाग है, हालांकि भाग सब पार्ट्स को मिला के बात कर रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ पे 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं और 400 से ज्यादा हमारे यहाँ पे अनुच्छेद है। अब कई बोलेंगे सर 345, अरे भाई मैं उस सब पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, सबको मिला के। हमारे यहाँ पे संविधान जो बना हुआ है अलग अलग देशों के अलग अलग स्रोतों से हमने प्रेरणा ली, जैसे हमने यूएसए से हैं जो मूल अधिकार लिए हुए हैं, और हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो हमने यूके से ली है। वहीं भी हमने जो अपने संविधान संशोधन करने की जो तरीका है आर्टिकल 368 उसको हमने है जो दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ऐसे बहुत सारे तमाम हमने जो है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है उदार का थैला है, कहते भी है, क्योंकि हमने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा, वहां के बेस्ट एक्सपीरियंस को हमने अपने संविधान के अंदर एडॉप्ट किया है, अपने देश के अनुसार उसको चेंज करके, पूर्ण रूप से नहीं। और फिर हमारा जो संविधान है, तीसरी विशेषता है कि अपना संविधान बहुत ज्यादा कठोर है और बहुत ज्यादा लचीला भी है, मतलब बीच का है। क्या मतलब इसका? कठोर संविधान उसको बोलते हैं जिसके अंदर अपन चेंज ही नहीं कर सकते, अपन कोई चेंज ही नहीं कर पाते, कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकते। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में यदि संशोधन करना है तो जान निकल जाती वहां की सरकार की। अभी तक मेरे ख्याल से अमेरिका के संविधान में पूरे में या तो 27 है 7 ऐसा कुछ डाटा है, मैं अभी कंफ्यूज कर रहा हूँ, इतने संविधान संशोधन मतलब बहुत कम हुए, जबकि देश में संविधान लागू वहां पे 300 साल होने लगे। भारत के अंदर संविधान लागू अभी तक 75 साल हुए और हमने 108 संविधान संशोधन कर दिए। ये देखो इतना चेंज है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कुल मिला के कि एक देश का ऐसा संविधान होना चाहिए जिसके अंदर जब मर्जी आए संविधान में संशोधन कर लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो पूरा संविधान ही चेंज हो जाएगा। न तो इतना कठोर होना चाहिए कि उसमें संविधान संशोधन कर ही ना पाए, कि समय की जरूरत है, एआई को लेके बहुत सारे लफड़े हो रहे हैं, या फिर समय की डिमांड्स ऐसी हो गई है, दुनिया की परिस्थितियां बदल चुकी है और इसमें कुछ ऐसा कानून है या तो जोड़ना पड़ रहा है या उसको हटाना पड़ रहा है या उसको अमेंड करना पड़ रहा है, तो उसमें अपन संविधान संशोधन कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना कठोर संविधान है, इतनी कठोर प्रक्रिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और न इतना ईजी होना चाहिए कि जब मर्जी संविधान संशोधन कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बीच का होना चाहिए, न तो इतना कठोर हो और न ही इतना आसान हो। तो हमारे संविधान संशोधन बहुत खूबसूरत है। इस मामले में हमारे संविधान का आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया बताता है, 2 प्रक्रिया बताई हुई है। पहली प्रक्रिया हमारे यहाँ पे बताइए जिसको बोलते हैं अपन लोग, सॉरी बेटा 1 मिनट, हमारे यहाँ पहली जो प्रक्रिया बताई हुई है, पहली प्रक्रिया यहाँ पे ये है जिसको बोलते हैं अपन लोग क्या, विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल जो जिस सदन के जो संख्या, कुल सदन की जो संख्या होती है, कुल सदन की संख्या उसका तो होना चाहिए 1/2 प्लस में 1, यानी कि 50% से अधिक, आधे से अधिक। और उपस्थित और जो मतदान करने वाले लोग होते हैं उनका होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी। विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? सदन के अंदर उपस्थित कुल सदस्य संख्या जो होती है, कुल सदस्य संख्या उसका तो 50% प्लस में 1, और साथ ही साथ उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या का 2/3, 2/3 हिस्सा यदि उसके पक्ष में होता है तो उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। एक तो ये प्रक्रिया दी हुई, एक प्रक्रिया दी हुई जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों से। प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना, एक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत से, एक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक, यानी कम से कम आधे, 50% प्लस 1, आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत। यहाँ पे प्रत्येक पद इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कम से कम आधे, कम से कम कितने? आधे राज्य, सारे राज्य नहीं, यूपीएससी ने यहाँ से पहले 2013 में प्रश्न पूछा हुआ, इसमें मैं लाइन बोल रहा हूं यहाँ से, आधे से अधिक यानी 50% वाले, कम से कम आधे राज्य, आधे राज्यों की विधानसभाओं से, किससे? विधानसभाओं से साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत के द्वारा यदि कोई एक्ट पारित होता है तो उसको बोलते हैं क्या? विशेष बहुमत प्लस में कम से कम आधे राज्यों का बहुमत। ठीक है, क्लियर? अब देखो, 2 ये हो गए, और एक जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत। क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत। क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत बोलते हैं। एक मिनट प्लीज रुकना।
सॉरी यार, बीच में कोई डिस्टर्ब हो गया था, आई एम सॉरी। खैर हम कहाँ थे कि जो सॉरी ऐसे बीच में लिंक टूटता है तो फिर एकदम खराब हो जाता मामला। हाँ, हम लोग है जो 368 की बात कर रहे थे। तो हमने बोला कि 368 के अंदर दो प्रक्रिया दी हुई है, एक तो विशेष बहुमत और दूसरा जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस में कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं से साधारण बहुमत के द्वारा प्रक्रिया पास होनी चाहिए। दो तो ये किस में लिखे हुए संविधान प्रक्रिया 368 आर्टिकल 368 के अंदर ही मेंशन है, ये दो प्रक्रिया है। तो ठीक है, एक प्रक्रिया और है जिसको बोलते हैं साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वालों की मेजोरिटी, और मेजोरिटी जब भी बोलते हैं इसका मतलब होता है 50% प्लस में 1। ठीक है, आधे से जैसे अधिक होंगे उसको बोलते हैं साधारण बहुमत। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। साधारण बहुमत की प्रक्रिया हमारे यहाँ कहीं पे संविधान में लिखी हुई नहीं, क्या होती है 368 नहीं लिखी हुई है। तो देखें तो अगर मान लो ऑल ओवर देखें तो हमारे पास कितनी प्रक्रिया है, 3 प्रक्रिया। पहली साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत का मतलब है अपन छोटे मोटे कोई भी संविधान संशोधन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा थोड़ी सी टफ है, थोड़ी टफ है, थोड़ी कठोर है, जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत से। और एक है जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में और दी हुई है, जिसको बोलते हैं विशेष बहुमत और प्लस में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत। इसका मतलब हमारे संविधान में 3 लेयर दे दी। ये तो छोटे मोटे कोई संविधान संशोधन करने हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य बातें कर लीजिए साधारण बहुमत से। थोड़ी सीरियस है तो विशेष बहुमत है। और यदि कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ अपनी न्यायपालिका को लेकर कुछ चेंज करने हैं, या फिर ऐसे चेंज करने हैं जो संविधानवाद को इफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर राज्यों और केंद्र के संबंधों के ऊपर कुछ न कुछ इफेक्ट होने वाला है, जैसे जीएसटी, तो ऐसे जो चेंज होते हैं उसको बोलते हैं विशेष बहुमत प्लस में आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से साधारण बहुमत की प्रक्रिया। तो हमारा संविधान दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा इजी भी है, बहुत ज्यादा कठोर भी है। तो ये इतनी खूबसूरती हमारे संविधान में लिखी हुई है। बात समझ आ गई? सॉरी, तो यहाँ पे कठोरता वाला ये पॉइंट हो गया। तो हमारा संविधान न तो है जो ज्यादा कठोर है और न ही ज्यादा आसान है। ठीक, इसको अपन इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, और फिर हमारे यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ की भारत की जो संघीय व्यवस्था, इस पर हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारे यहाँ का जो संघ ऐसा है कि संघवाद का मतलब होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में आपस में कितनी शक्तियां बंटी हुई है। यदि आपस में बराबर शक्तियां बंटी हुई है तो बोलते हैं संघवाद है, जो कि अमेरिका में है। ठीक, यदि पूरी की पूरी शक्तियां जो है केंद्र के पास में ही हो तो उसको बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था है, कि सारी यूनिटरी है, यूनाइटेड है। कुछ ऐसे देश और स्पेशल इंडिया में है तो संघात्मक शासन व्यवस्था, पर हमारे यहाँ पे संघ है ना केंद्र की तरफ झुका हुआ है। मतलब अगर हम ऑल ओवर शक्तियों की बात करें तो अगर राज्यों के पास में 40% शक्तियां हैं तो केंद्र के पास में 60% है। मतलब हमारा यहाँ के फेडरलिज्म जो है केंद्र की तरफ झुका हुआ है। समझ आ रही है? तो ये जो लिखा कि केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय शासन व्यवस्था हमारे यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ पे संसदीय प्रणाली, जो कि हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर से चुन के आती है। फिर यहाँ की जो संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट है, समन्वय है, कि न तो यहाँ पे संसद इतनी महान है कि कुछ भी चेंज कर दे। यदि उसने कुछ भी चेंज कर दिया तो जो हमारी जुडिशरी है उसको रोक देगी, उसको सीमित कर देगी। ठीक है, हमारे यहाँ की संसद संप्रभु नहीं है, ध्यान रखना है, भारत की संसद संप्रभु नहीं है। अपने जो ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है। अगर किसी देश की संप्रभु यदि संसद होती है, इसका मतलब होता है कि वहां की संसद कुछ भी कानून बना सकती है। भारत की संसद कुछ भी कानून नहीं बना सकती। भारत की संसद जो है उसको कानून बनाते समय संविधान की बेसिक संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। यदि उसका अवहेलना करती है तो ऐसा कानून न्यायिक समीक्षा के द्वारा जुडिशरी क्या कर देती है, शून्य कर देती है। ध्यान रखना इस बात को। फिर हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका जुडिशरी है वो एकीकृत है, यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ की जो चाहे हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट्स हो, चाहे या कह सकते हैं लोअर जुडिशरी हो, ये सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के क्या होती है, अधीन होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होती है, अपने कार्यों को लेके और अपनी शक्तियों को लेके।
प्रशासन को लेकर नहीं, प्रशासन के मामले में स्वतंत्र होती है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे जो न्यायपालिका है, उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय जो भी है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और एकीकृत न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। फिर यहाँ हमारा मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, मूल कर्तव्य है, पंथ निरपेक्ष साराजी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, एकल नागरिकता है। बाकी वाले पॉइंट आप जानते हो कि एकल नागरिकता मैं समझ देता हूँ। यूएसए के अंदर अपन देखेंगे तो यूएसए के अंदर ये विशेषता ये है कि वहां का जो राज्यों के, जैसे मान लो मैं यूएसए का हूँ, न्यूयॉर्क में रहने वाला हूँ, तो मेरे पास में न्यूयॉर्क राज्य की अलग से एक सिटीजनशिप है, नागरिकता है, और मेरे पास अमेरिका की अलग से नागरिकता है। मतलब वहां पे दोहरी नागरिकता होती है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं मान लो राजस्थान से हूँ तो राजस्थान का मैं नागरिक, ऐसा नहीं मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, नहीं, मैं इंडिया का ही नागरिक हूँ, चाहे मैं कहीं का भी हूँ। तो हमारे यहाँ पे कैसे नागरिकता है, एकल नागरिकता है। ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बॉडीज है, कुछ ऐसे कमीशन है जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जैसे हमारे यूपीएससी हो गया, जैसे चुनाव आयोग हो गया, जैसे सीएजी हो गया। ये कुछ ऐसे पद होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो काम कर रहे हैं। इसके ऊपर विशेष आगे बातें करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन, जैसे आपातकालीन इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया। इमरजेंसी पर ये भाग ध्यान रखना है, ये भाग इसने जानबूझ के हमने यहाँ पे नोट्स में शामिल किया है, जो कि यूपीएससी ने 2024 से पूछ लिया कि इमरजेंसी का जो प्रावधान है भारतीय कौन से संविधान के भाग में कौन से है, तो 18 नंबर भाग में। फिर सरकार की अपने आप में हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय प्रणाली, ये भी अपने संविधान की मुख्य विशेषता है। त्रिस्तरीय का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज। तो हमारे यहाँ पे 3 लेयर्स है। पहला संघ सरकार या केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार प्रांतीय सरकार, तीसरा पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारे यहाँ पे संविधान की क्या होती है, विशेषताएं होती है। आज हमने 2-3 पॉइंट्स पढ़े, तो पहली बार है। आप मुझे ये बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या ऐसे नोट्स आपको थोड़ा फटाफट रिवीजन करने में है जो हेल्प कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको फायदा होगा तो हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और मुश्किल से जो 15 से 20 दिन के अंदर पूरे संविधान का जो पॉलिटिक है इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसे ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।